नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, न्यूज टाइम के मंच पर हम अक्सर राजनीति के अलावा अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, विदेश व्यापार और अन्य कई ऐसे विषयों पर भी बात करते हैं जिनकी चर्चा अक्सर आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलती है। आजकल संघीय ढांचे पर प्रहार होने की बातें बहुत हो रही हैं, जहां इस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जहां राज्यों की जो इंडिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिशें हो रही हैं। एक ऐसा ही विषय अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर काउंसिल। कुछ वर्ष पहले की बात थी कि जहां एक जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था। मकसद ये था कि एक देश में एक किस्म का कर होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये एक अच्छा विषय था, लेकिन उसके द्वारा राज्यों के द्वारा कर लगाने का अधिकार था सीमित रह गया। और ले देकर उसके बाद राज्यों के पास सिवाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर कुछ प्रॉपर्टी टैक्स या लिकर टैक्स, आरटीओ टैक्स, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं था उनके पास जहां पर वो कर लगा सके और अपना जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर सके। शायद यही कारण था कि जहां 14% का एक एश्योर्ड 5 साल तक इंक्रीज जीएसटी काउंसिल के द्वारा बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्यों को दिया गया था। लेकिन राज्यों को इस बात का अफसोस रहा कि जो प्रोडक्टिव राज्य थे, जहां पर इंडस्ट्री लगाई गई थी, उन्हें इसका नुकसान हुआ क्योंकि एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स था। लेकिन अब एक नया विचार जो पनप रहा है, जो 2017-18 से भी पहले से चल रहा है, एक्चुअली शुरुआत इसकी 2000 से हुई थी। एक्सपेंडिचर काउंसिल की बात हो रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस पर जीएसटी काउंसिल है, जहां पर डिसीजन मेकिंग उसी प्रकार से होगी जैसे जीएसटी काउंसिल में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों से उनके पैसे को खर्चने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा या सीमित कर दिया जाएगा। दरअसल ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां भारत का संघीय ढांचा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट, हालांकि उसकी जो आत्मा है वो फेडरल है, ये सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं था 1973 तक, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि इंडिया नाम के लिए यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन इन एक्चुअलिटी इट्स ए फेडरेशन। क्योंकि जो भारत का पहला संवैधानिक ड्राफ्ट था BN राव साहब का, उसमें भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट के रूप में मूट किया गया था, जिसे बाद में चर्चा के बाद यूनियन ऑफ स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था। और बाबा साहब ने कहा था सिर्फ शब्द का चेंज है, लेकिन आत्मा वही है, यानी कि भारत फेडरल है, संघीय है। पर धीरे धीरे ये बात घर कर गई इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक संघीय ढांचा नहीं है। और जब तक केशवानंद भारती केस नहीं आया था तब तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई थी। पर अब एक्सपेंडिचर काउंसिल की बात लगातार हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन 2000 के अंदर लागू करने की बात की थी। उसके बाद काफी बातें होती रही इस बारे में कि कैसे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाए, खास तौर से राज्यों का कंट्रोल, राज्यों पर कंट्रोल, क्योंकि केंद्र का मत था कि राज्य मनी को ढंग से स्पेंड नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोदी सरकार ने 2014 में एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन भी बनाया था बिमल जालान की अध्यक्षता में, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं और वहीं की वहीं रह गई। कोशिशें जारी हैं और अब ये जो नया आइडिया आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक हम एक्सपेंडिचर काउंसिल बनाएं जीएसटी की तर्ज पर, जहां पर राज्यों से उनके एक्सपेंडिचर का अधिकार एक किस्म से सीमित कर दिया जाए या कहा जाए छीन लिया जाए। तो फिर इस परिस्थिति में राज्य सरकारों की जरूरत भी क्या है? 2-4 सेक्रेटरी बिठा दीजिए, वो अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे किस में कितना एलोकेशन करना है। अगर एक चुनी हुई सरकार के पास संघीय ढांचे में अपने करों को स्पेंड करने का अधिकार ही चला जाता है, तो फिर संघीय ढांचा ही ध्वस्त हो जाता है। बड़ा विषय है, क्या यह संघीय ढांचे पर प्रहार है तो सही। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 बड़े अर्थशास्त्री विद्वान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री सेबेस्टियन मॉरिस साहब, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर हेमंत कुमार शाह, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं आलोक जोशी जी, जिन्हें आप
भली भांति जानते हैं, CNBC आवाज के दिनों से भी और उससे पहले से भी BBC में भी थे, और अब सत्य हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, और अक्सर उनके प्रोग्राम्स विभिन्न विषयों पर, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर जाने पहचाने हैं। सबसे पहले मॉरिस साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सारी धारणा एक्सपेंडिचर काउंसिल की, आप इस पूरे विषय को किस रूप में देखते हैं, and how you look at the entire gamut of the things, entire domain of expenditure council, whether it's going to contain the rights of state to spend the money it has earned through the legal, or you can say constitutional means. Sebastian Morris sir. अभी जैसे आपने कहा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी डेमोक्रेटिक है। बिफोर वी इवन कम टू स्टेट्स, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि स्टेट के जो लोग हैं वो MLA और लोकल गवर्नमेंट को, उधर स्टेट गवर्नमेंट्स को इलेक्ट कर रहे हैं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि उस गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर पावर होना चाहिए। ओके, तो इट इज एंटी डेमोक्रेटिक बाय द मियर फैक्ट ऑफ टेकिंग अवे दैट पावर, या उसको डाइल्यूट करना। दूसरी ये बात है कि आपने जो कहा कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसको झटका देता है। अभी लेट मी क्लैरिफाई, इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट, ये सब लोग जानते हैं, बट वो टेक्निकल लीगल मैटर है। इंडिया का यूनिटी इसलिए अब तक रहा है बिकॉज इट हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फेडरल, फेडरल इफेक्टिवली फाइनेंशियली इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स फेडरलिज्म। तो ये तो बहुत सारे स्टडीज बता रहा है कि इंडिया फेडरलिज्म पे मूव हुआ है, और इसके कारण, और उसका ओरिजिनल डिजाइन भी फंक्शनली डी फैक्टो फेडरल था, ऑल्दो बाय लॉ वो यूनिटरी है। तो ये बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है, ये कि हम नियर फेडरल है, या आप कह सकते हैं डी फैक्टो फेडरल है। और यही है एक कारण जो हम इतने सारे वैरायटी को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये चला गया या इसमें डाइल्यूशन आ गया, तो इस पे बहुत, इस इंडिया का यूनिटी इटसेल्फ, इंडिया का द स्टेट कंटिन्यूएशन ऑफ द कंट्री, ये रिस्की हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी इसका कारण क्या है, ये जो काउंसिल की बात क्या है, इम्प्लिसिट इस पे है कि जो स्टेट्स कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। ओके, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ओके, आप देख लीजिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, इस पे भी बहुत सारे डायरेक्ट ट्रांसफर्स है, इस पे भी बहुत सारे इनएफिशिएंसी है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी आप देख लीजिए, उस पे भी बहुत सारे इनएफिशिएंसीज है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसीज और एक्सपेंडिचर देख लीजिए, कोई स्टेट्स, कोई अदर स्टेट से बेहतर है, बट हर एक स्टेट का अलग अलग किस्म का एक्सपेंडिचर होना है। जैसे आप अभी नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इज अ वर्जिन एरिया, इधर आप जाके स्मोकस्टैक इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं स्पेंड करेंगे। ओके, इधर आप स्किल डेवलपमेंट, स्किल फॉर्मेशन पे करेंगे, अच्छा सिटीज, अच्छा विलेजेस, लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वहां के लोग इनएविटेबल है कि वो जॉब्स के लिए बाहर जाएंगे। ओके, और उधर हम जाएंगे जैसे टूरिज्म के लिए एक्सेट्रा, तो उनका टूरिस्ट पोटेंशियल है। गोवा का तो टूरिस्ट, अभी गोवा स्मोकस्टैक इंडस्ट्रीज करने से उस पर कोई फायदा नहीं है, देश का नुकसान होता है। तो देयर कैन नॉट बी यूनिफॉर्मिटी। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो ये इट विल नॉट गो वेल, वो डिसफंक्शनल होगा, ये तो सब जानते हैं। ओके, तो अभी दूसरी ये बात है कि देखो, ये जो हमारे GST है, GST ने एक तरफ से इसको पुश दिया है, और रादर दो टाइप ऑफ पुश दिया है GST ने। ये जो बात हो रही है इसकी, ये जो प्रपोजल है, इसको बढ़ावा दिया है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वन कैसे हुआ। जब ये GST डाल दिया तो द सेंटर का जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा हो गया इफेक्टिव। तो जैसे आपने कहा कि जो प्रोडक्शन स्टेट्स है इसके ऊपर बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि उनके ऊपर ये धक्का है। जो कंजम्पशन स्टेट्स है वो उनके लिए बेहतर है। तो अभी आप देख लीजिए, ऑल कंजम्पशन स्टेट्स आर नॉट पुअर, और वैसे पुअर स्टेट्स भी है जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। गोवा का देखो,
आउट ऑफ 12 रुपीज दैट गोवा मेक्स, उसमें से 2 रखता है, 2 उनको वापस मिलता है। ओके, जो तमिलनाडु 5 रुपया जनरेट करता है, उसमें से उनको 3.5 या 4 रुपया चला जाता है। ओके, तो ये जीएसटी के कारण है, बिकॉज जीएसटी इज अ कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टेट। तो हमने जब भी कहा, लिखा और मिस्टर एनके सिंह और फाइनेंस कमीशन को बताया, और मेरा रिपोर्ट भी है गवर्नमेंट के पास, कि जीएसटी को आप मत हटाइए, जीएसटी इज ओके, लेकिन आप फाइनेंस कमीशन में बिफोर द सेंटर टेक्स इट्स शेयर फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, उसमें से कुछ 25 to 40% उसका कैलकुलेशन कर सकता है। मेरे ख्याल से 40% आप ओरिजिनेशन के बेसिस पे स्टेट्स को दे दीजिए, और इसके कारण क्या होगा कि स्टेट को जो इंसेंटिव होगा कि हाँ, हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, वी स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज उनको कुछ मिलता नहीं। अभी समझ लो कि गुजरात या तमिलनाडु या गोवा, ये जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेट्स है, तो वो और भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने से उनका क्या बेनिफिट है? टैक्स तो दिल्ली में एक्यूमुलेट होगा, टैक्स तो यूपी में जाएगा, टैक्स तो बिहार में जाएगा, जहां कुछ प्रोडक्शन नहीं है लेकिन कंजम्पशन बढ़ा। तो इट इज, so जीएसटी डिसइंसेंटिवाइजेस, तो उसको काउंटर करने के लिए ओरिजिनेशन पे यूनियन मस्ट गिव बैक। ये तो चाइना भी करता है, ऑल द फेडरल गवर्नमेंट्स डू इट, इंडिया में नहीं करता, और इंडिया के लिए और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हमारा पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं। तो अभी इसके नेट रिजल्ट ये है कि इवन प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेट्स भी सोच रहे हैं कि हम ये सब क्यों करना है, हम भी ऐसे ही कुछ स्पेंड करेंगे जो लोकल बेनिफिट होता है, विच मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर। तो इसके कारण अभी सेंटर सोच रहा है कि एक्सपेंडिचर कमीशन हम ले आए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कमीशन ले आए, और सेंटर और स्टेट्स के ऊपर कुछ दिया। दूसरा ये है कि हमारे जो जीएसटी काउंसिल का इंस्टीट्यूशन है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्योंकि कोई भी जीएसटी का प्रॉब्लम है तो काउंसिल पे जाएगा, डिस्कशन होगा, एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बट इसका भी नेगेटिव इफेक्ट्स है। अभी समझ लो कि गवर्नमेंट को कल टैक्स रेट्स गिराना है, बहुत बड़ा रिसेशन आ गया है, ओके, तो थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बाय द टाइम इट डिसाइड्स, ये बहुत ही टाइम हो जाएगा। एंड टैक्स पॉलिसी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी ये गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि मैं अगर कंट्रोल लिया गया तो मेरा ब्यूरोक्रेट्स एंड सो ऑन विल रिजल्ट इन बेटर एक्सपेंडिचर्स। ये नहीं सोच रहे कि इट मे नॉट बी ट्रू, वो इटसेल्फ गलत है, क्योंकि देयर आर सम स्टेट्स जिसका एक्सपेंडिचर पैटर्न सेंटर से बेहतर है, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये इट्स नॉट ट्रू। द सेकंड थिंग इज दैट इतना बड़ा धक्का होगा कि हमारे यूनियन को एज अ कंट्री, और भी जो चीज आ रहा है, विच इज ऑन द पॉलिटिकल साइड, जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, ये सब टुगेदर कैन एक्सप्लोड और हमारा देश गिर सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो प्रपोजल है इसको इट हैज टू बी निप्ड इन द बड बिफोर ये बहुत सारे एलैबोरेट हो गया, इसको करना है, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल। See, now consider something else. अभी आप केरला देख लीजिए, केरला में the biggest source of income is remittance. उनका जीडीपी अगर 100 है, 50 या 30 बाहर से आ रहा है, ओके। बिहार का यही हालत है, लेकिन एट लो लेवल पे, ओके। गुजरात का रेमिटेंस इज गोइंग आउट। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सिचुएशन है, और सिर्फ वहां के चीफ मिनिस्टर वुड अंडरस्टैंड। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज इन अ ट्रेंड ऑफ सेइंग दैट हम इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगे लेकिन हम ब्रिटिश के जमाने में वापस जाएंगे। ऑलरेडी आप देख लीजिए सिटी गवर्नमेंट्स, ओके, ये जो यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडी, सिटी का आफ्टर द 74th अमेंडमेंट, आपने कहा कि ठीक है पॉलिटिशियन आ जाएंगे, वो मेयर आ जाएंगे, उसके ऊपर पावर, बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मेयर आ गया है, उसको कोई पावर नहीं दिया है, तो अभी भी सिर्फ कमिश्नर के पास ही पावर है, जो भी है। सो द म्युनिसिपैलिटीज हैव फेल्ड कंप्लीट पब्लिक वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप स्मार्ट सिटीज कर रहा है, ग्रीन कॉरिडोर कर रहा है, लेकिन लोगों को एकदम दिक्कत हो रहा है, मेट्रो कर रहा है, सब मेट्रो मर जाएंगे, ओके, यही तो सेंटर कर रहा है ना। तो हमने ठीक तरह से पावर लोकल लेवल पे अब तक दिया नहीं है।
इवन ऑन द स्टेट्स जो पावर देना था, इट वाज एन इनकम्प्लीट एजेंडा, उसको कंप्लीट करना चाहिए और हम अभी रिवर्स करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक, इट्स अ रोल बैक, जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी भी रोल बैक हो रहा है, जैसे हम ये इसके लिए हम रोल बैक कर रहे हैं। सो आई विल स्टॉप हियर। इससे पहले कि मैं हेमंत भाई के